हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम यानी कि एफएमएस को देखा था। इसके बारे में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में जाना था कि आवश्यकता के अनुसार ज़रूरी परिवर्तनों को अपने अंदर उतार लेने वाला मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहलाता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोडक्ट के वैरायटी के कारण या प्रोडक्ट के आकार के वैरायटी के कारण या फिर कस्टमर डिमांड के कारण इत्यादि कई सारे प्रोसेस हैं जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी अडॉप्ट करनी पड़ती है। इसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी देखा था और उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन भी किया था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलेपन का सिद्धांत। अर्थात ये जो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है ये किन उद्देश्यों के साथ किस सिद्धांत पर काम करती है ये देखना है। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार किसी प्रणाली को अपनी कंपनी में अपनी आवश्यकताओं, संचालन और प्रबंधन के आधार पर परिवर्तनों के लिए अनुकूल बनाने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, यानी किसी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में अपनी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, ऑपरेशंस, प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट इत्यादि के बेसिस पर ये जो चेंजेज आते हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, इनके अनुकूल अपने आप को ढालना यही इसका सिद्धांत है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो लचीलापन सिद्धांत एक अवधारणा है, ठीक है, जो किसी व्यवसाय द्वारा उपयोग की जाने वाली किसी भी प्रणाली को कंपनी के साथ बदलने और विकसित करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, इसके अलावा लचीलापन यानी फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का एक आवश्यक गुण भी है। ठीक है, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये किसी फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का एक एसेंशियल प्रॉपर्टी है, आवश्यक गुण है। लचीलेपन का एक माप जॉब यानी कार्यखंड, ठीक है, जिसे हम प्रोडक्ट भी कह देते हैं, इसका लचीलापन है। ठीक है, जो कि किसी उत्पाद पद्धति द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रकार के कार्यखंडों से संबंधित होता है। ठीक है, यानी जो प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी है ये फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का एक माप है, एक मेजरमेंट है। अर्थात अगर प्रोडक्ट में फ्लेक्सिबिलिटी है तो हम कह सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी अवश्य होगी। ठीक है, साधारणतया वर्कपीस यानी कार्यखंड की फ्लेक्सिबिलिटी में वृद्धि उत्पादकता को कम कर देता है। अर्थात यदि हमारा कंपोनेंट कई सारे फीचर्स के साथ, वैरायटी के साथ लॉन्च हो रहा है, ठीक है, तो उन वैरायटीज़ को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, कंपोनेंट में इंस्टॉल करने के लिए, रखने के लिए हमारी जो प्रोडक्शन प्रणाली है, प्रोडक्शन सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं स्लो कार्य करने लगता है, क्योंकि वेरिएशंस के इनकॉर्पोरेशन में यानी उन बदलावों को उसमें कंपोनेंट में समाहित करने के लिए हमें टाइम की आवश्यकता पड़ती है, जिससे प्रोडक्शन प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी की एक अलग और माप की बात करें, एक अन्य मेजर की बात करें तो वो मशीन की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मशीन, जो कि ब्रेकडाउन यानी कि जो विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे आंतरिक अवरोधों का उत्पादन पद्धति पर प्रभाव से संबंधित है। ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रोडक्ट हमारा कई सारे वैरायटी वाला होगा तो उसको बनाने के लिए मशीन्स पर एडिशनल लोड आ जाता है, अतिरिक्त भार आ जाता है, जिसकी वजह से संभव है किसी मशीन में आंतरिक ब्रेकडाउन जैसी प्रोसेस प्रॉब्लम आ जाए और इसकी वजह से हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर इफ़ेक्ट पड़ना लगता है। ठीक है, तो ये कुछ फ्लेक्सिबिलिटी के प्रिंसिपल्स हैं जिसके आधार पर फ्लेक्सिबिलिटी हमारी कार्य करती है। ठीक है, हालांकि अभी तक हमने जो आपसे डिस्कस किया है ये इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है।
तो आप में से किसी को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसके अलावा उत्पादन पद्धति की जो उचित डिजाइनिंग है, ठीक है, उत्पादन पद्धति की उचित डिजाइनिंग एवं ऑपरेशन से वर्कपीस की लोचता में यानी जो फ्लेक्सिबिलिटी है इसकी वृद्धि में मशीन की फ्लेक्सिबिलिटी में भी वृद्धि हो जाती है। अर्थात अगर मार्केट में या कस्टमर की डिमांड बढ़ रही है, किसी प्रोडक्ट प्रोसेस में नए नए क्वालिटीज़, नए नए उसके परफॉर्मेंस की बातें की जा रही हैं, तो हम अपने नए परफॉर्मेंस को, जो प्रोडक्ट की नई रिक्वायरमेंट है उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की रीडिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है। और रीडिज़ाइनिंग अगर हमारा तर्कसम्मत है, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट है, एप्रोप्रिएट है, तो वर्क पीस में जो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, इसमें जो इम्प्रूवमेंट है या वृद्धि है, इसके साथ ही हम हमारी मशीन की फ्लेक्सिबिलिटी को भी इम्प्रूव कर लेते हैं। इससे पता चलता है कि जो मैक्सिमम वर्क होते हैं उसके लिए हमें एक एप्रोप्रिएट मैनर में वर्क पीस की फ्लेक्सिबिलिटी का होना आवश्यक है, ना कम और ना ज़्यादा, ठीक है। कि अगर हमारा कोई मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है उससे हम चाहते हैं कि ऑप्टिमम वर्क प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है, ऑप्टिमम कार्य किया जाए, तो ये ज़रूरी है कि उसके लिए जो हमारा कार्यखंड है अर्थात वर्क पीस है उसमें एक ऑप्टिमम लेवल की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ना तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, ना बहुत कम फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एक ऑप्टिमम लेवल पर परफॉर्मेंस देगा, ठीक है। कई बार ये हो जाता है कि एक ही प्रोडक्ट में बहुत सारे डिमांड कर दिए जाते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन सिस्टम स्लो हो जाता है, ठीक है। और इस प्रकार से ये जो डिमांड को कंप्लीट करना एक मुश्किल कार्य लगने लगता है, क्योंकि इससे ओवरऑल जो इकोनॉमी है पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि कोई भी वर्क सिस्टम, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम अगर ऑप्टिमम यानी अपना बेस्ट देना चाहता है, सबसे अच्छा परफॉर्म करना चाहता है, तो ये ज़रूरी है कि जो उसके कंपोनेंट हैं, उसके जो वर्क पीस हैं, उसमें जो वैरायटी है वो एक लेवल से ना तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, और ना ही कम होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हुई तो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उचित ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाएगी, और अगर बहुत कम है तो फ्लेक्सिबिलिटी के कारण जो डिमांड है उसको हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं फ्लेक्सिबिलिटी के। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास कि कुछ चेंजेज, जो परिवर्तन हैं वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को किस प्रकार से अफेक्ट करते हैं, ठीक है। चेंजेज अफेक्टिंग मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, यानी कि उत्पादन प्रणाली को प्रभावित करने वाले परिवर्तन या कारक। ऐसे कौन कौन से चेंजेज हैं जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अफेक्टेड करते हैं, ठीक है। तो उत्पादन प्रणाली की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इसका पता लगाने के लिए किसी भी अटेम्प्ट यानी प्रयास से पहले हमें इस बात पर विचार कर लेना चाहिए कि उत्पादन प्रणाली में उत्पन्न होने वाले किसी भी चेंज अथवा परिवर्तन या फिर डिस्टरबेंस की प्रकृति कैसी होगी। यानी ये जो परिवर्तन हमारे पास प्रॉब्लम जनरेट होगी चेंजिंग की वजह से, ये किस प्रकार की होगी, ठीक है। और अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में चेंजिंग करते हैं तो ऐसे चेंजिंग मुख्यतः दो प्रकार से हो सकते हैं। या तो बाह्य परिवर्तन होगा जिसे एक्सटर्नल चेंज कहते हैं, या फिर आंतरिक परिवर्तन होगा जिसे हम इंटरनल चेंज कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी इत्यादि को जानने के लिए या फिर इसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए, यानी अपने सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए कुछ परिवर्तन करते हैं, तो उससे हमारी जो प्रॉब्लम्स जनरेट होंगी ये जानना है कि ये प्रॉब्लम्स किस नेचर की हैं, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के इंटरनल पार्ट का हिस्सा हैं या एक्सटर्नल पार्ट का हिस्सा हैं। अब जो एक्सटर्नल परिवर्तन होंगे
वो मुख्यतः प्रोडक्ट टाइप में हो सकते हैं, प्रोसेसिंग में हो सकते हैं, या प्रोसेसिंग टाइम में हो सकते हैं, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को डिटरमाइन करने के लिए कार्यखंडों की संख्या तथा प्रणाली पर नियुक्त कार्यकारी ये जो वर्कर्स हैं इनकी इफ़िशियंसी और प्रशिक्षण में परिवर्तन हो सकता है। ये सारे अगर परिवर्तन आ रहे हैं, यानी अगर अपने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए हमें ये सारे परिवर्तन, ये सारे विकार, ये सारे डिस्टर्बेंस दिख रहे हैं, जैसे कि जो कंपोनेंट है या मशीनरी है इनके टाइप्स में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात एक से ज़्यादा टाइप्स की मशीनरी की आवश्यकता है, या फिर ऑपरेशन टाइमिंग कम ज़्यादा हो रही है, या फिर इस प्रणाली को एडॉप्ट करने के लिए हमें जो वर्कर्स चाहिए, ठीक है, उनकी क्वालिटी, उनकी एफिशिएंसी, उनके ट्रेनिंग में परिवर्तन करना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये हमारे एक्सटर्नल चेंजेस में आते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के बाह्य पोर्शन में या बाह्य पार्ट में परिवर्तन होता है। और अगर इससे अतिरिक्त है तो वो मेनली इंटरनल चेंजेस में आते हैं। अब जो आंतरिक परिवर्तन है, अर्थात किसी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी को लाने के लिए अगर मशीन व पदार्थों को हैंडल करने वाली प्रणाली का फेलियर हो रहा, यानी हमने चेंजेस किए और पता चला कि हमारी जो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम है उसमें फेलियर आ गया, अर्थात हमारी जो मटेरियल हैंडलिंग है अब वो डिस्टर्ब हो चुकी है, या फिर प्रोसेसिंग टाइम हमारा कुछ ज़्यादा ही फ्लैक्चुएट कर रहा है, या फिर जो हमारी वर्क हैंडलिंग कैपेसिटी है वो गड़बड़ हो रही है, या फिर हम क्वालिटी बेस्ड प्रॉब्लम में हैं, अर्थात जो कंपोनेंट बन रहे हैं वो हमारे रिक्वायर्ड क्वालिटी के नहीं हैं। तो ये सारे परिवर्तन हमारे इंटरनल फेलियर या इंटरनल चेंजेज के उदाहरण होते हैं, अर्थात इससे हमें पता चलता है कि अभी हमने जो अपने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए जो चेंजेज किए हैं ये आंतरिक परिवर्तन के कारण हैं, और ये प्रॉब्लम्स आंतरिक परिवर्तन वाले पोर्शंस को दूर करके ही दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से उपरोक्त दोनों प्रकार के जो परिवर्तन हैं, ठीक है, इनके प्रभाव को जानने के लिए हमें वर्कपीस और मशीन दोनों की फ्लेक्सिबिलिटी को डिफाइन करना पड़ेगा और प्रॉब्लम की डिफिनीशन को क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि जो प्रॉब्लम है ये इंटरनल है या एक्सटर्नल, इसको जज करके हम आसानी से उसे रिमूव कर सकें, ठीक है। अब जो हमारी जॉब फ्लेक्सिबिलिटी यानी वर्क पीस की फ्लेक्सिबिलिटी है उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि वो किस प्रकार से हमारी आंतरिक या बाह्य परिवर्तनों के कारण और उसके प्रभाव को कम कर सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जॉब फ्लेक्सिबिलिटी। अब जॉब फ्लेक्सिबिलिटी के अंतर्गत उत्पादन प्रणाली की जो क्वालिटी है, ठीक है, और उसकी योग्यता को परिभाषित करता है कि कार्यखंड के परिवर्तन के बावजूद प्रणाली उसे प्रसंस्कृत करता है, ठीक है। यानी जॉब फ्लेक्सिबिलिटी के अंतर्गत हमें देखते हैं कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो कितना एलिजिबल है उस चेंज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, कि अगर वर्कपीस में चेंजेस किए जाएं फिर भी उस वर्कपीस को रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग करके कंप्लीट कर देता है, ठीक है। और नेक्स्ट है मशीन फ्लेक्सिबिलिटी। अब मशीन फ्लेक्सिबिलिटी के अंतर्गत क्या चीज़ें हैं ये देख लेते हैं। तो मशीन फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि मशीन की जो लोचता है वो मशीन अथवा मशीन केंद्रों में उत्पन्न परिवर्तन, अर्थात या तो मशीन में कोई परिवर्तन आया होगा या जो वर्क स्टेशन है जहां हम काम कर रहे हैं उसमें परिवर्तन होगा, ठीक है, या कोई डिस्टरबेंस आई होगी, ठीक है, उसको संभालने की कितनी योग्यता, अर्थात जो मशीन है हमारा या वर्कपीस है उसमें जनरेट हुई प्रॉब्लम्स को वो कितनी ज़्यादा मात्रा में या किस लेवल पर हैंडल कर सकता है, ठीक है। और अगर वो उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में सक्षम है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं हमारी मशीन या फिर वर्क स्टेशन पूरी तरह से उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में सक्षम है और ये हमारी मशीन की फ्लेक्सिबिलिटी का हिस्सा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो वर्क पीस में भी और मशीन या मशीनिंग सेंटर्स दोनों में। अब चूँकि मशीनें इस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की
हिस्सा होती हैं। इसलिए जो डिस्टरबेंस जनरेट होते हैं मशीन या वर्क स्टेशन पर, इनका इफ़ेक्ट कुछ ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके कारण जो प्रोसेस कंट्रोलर होते हैं, ठीक है, या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने वाले लोग हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस के आधार या उनके इंस्ट्रक्शंस के अनुसार हमारे जो वर्क पीस हैं उनकी प्रोसेसिंग नहीं हो पाती है। और इस कारण से जो डिमांड है, जो नए चेंजेस की आवश्यकता है प्रोडक्ट में, वो हम जनरेट नहीं कर पाते हैं या फिर उसे जनरेट करने में हम सक्षम नहीं हो पाते। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंतर्गत फ्लेक्सिबिलिटी जनरेट करने के लिए कुछ परिवर्तन करते हैं तो वो परिवर्तन या तो आंतरिक परिवर्तन होगा या फिर बाह्य परिवर्तन का हिस्सा होगा। ठीक है, दोनों ही परिवर्तनों के कारण हमारे जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं या जिनमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं वो दो हैं। एक तो है जॉब फ्लेक्सिबिलिटी और दूसरा मशीन फ्लेक्सिबिलिटी। यानी या तो जो वर्क पीस हैं, जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो अपने रिक्वायर्ड चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है, या फिर जो मशीन्स हैं, वर्क स्टेशंस हैं, वे उन परिवर्तनों के साथ या जो रिक्वायरमेंट है उनके साथ वर्क पीस की प्रोसेसिंग में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, अब है हमारे पास लचीले विनिर्माण। ठीक है, यानी फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग में निवेश के लाभ और सीमाएं। अर्थात अगर हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी अडॉप्ट करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो इससे हमें क्या लाभ होने वाला है, एडवांटेज क्या हैं और इसकी लिमिट्स क्या हैं, सीमाएं क्या, अर्थात कितने हद तक, कहाँ तक हम फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं। ठीक है, इन बातों को देखना है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में या मैन्युफैक्चरिंग प्रणाली में फ्लेक्सिबिलिटी अडॉप्ट करते हैं तो 60 से 80% की इन्वेंट्री कम हो जाएगी। ठीक है, इन्वेंट्री कैसे कम होगी ये देखते हैं ज़रा। तो अगर इन्वेंट्री कम हो जा रही है, 60 से 80% की इन्वेंट्री कम हो जा रही है, इसका मतलब है कि जो हमारा अमाउंट अभी ब्लॉक था, जो रेवेन्यू हमारा ब्लॉक था, उसका उपयोग हम किसी अन्य कार्य में कर सकते हैं, और अब हमारा जो मनी या रेवेन्यू ब्लॉक है उसका जो हमारा डिसएडवांटेज ये था कि उससे हम किसी अन्य प्रकार का एक्सपेंस नहीं कर सकते थे। ठीक है, उससे छुटकारा मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 60 से 80% की इन्वेंट्री की कटौती एक महत्वपूर्ण लाभ हो जाता है, जो कि हमारे वर्क पीस के विभिन्न भागों के उपयोग किसी मशीन पर होने के इंतज़ार में लगभग 95% कार्यकर्ता खाली नहीं बैठते। ठीक है, क्योंकि अगर वर्क पीस हमारा लगातार रोटेट करेगा तो हर वर्क स्टेशन के जो वर्कर्स हैं पूरी तरह से एक्टिव होंगे, सक्षम होंगे। ठीक है, एफएमएस कार्यखंड भाग थ्रूपुट को बढ़ाने की क्षमता प्रदान करता है। इस प्रकार प्रणाली और तैयार इन्वेंट्री के समीप कार्यखंड भागों के रुकने के अवसर को कम कर देता है, क्योंकि जो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है इसके कारण जो हमारा वर्क पीस है प्रोडक्शन के दौरान या प्रोसेसिंग के दौरान वर्क पीस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण अगर किसी वर्क स्टेशन पर वर्कलोड ज़्यादा है तो उसे हम नेक्स्ट वर्क स्टेशन पर भी भेज सकते हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी इस प्रकार से जनरेट की गई है कि कोई भी वर्क स्टेशन है वहाँ पर हम कई सारे प्रकार के ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो अगर एक वर्क स्टेशन उस समय यानी किसी टाइम पर व्यस्त है, बिजी है, वहाँ पर कोई और ऑपरेशन चल रहा है, तो हम अपने इस वर्क पीस को किसी अन्य वर्क स्टेशन पर भेज देते हैं और वहाँ पर ज़रूरी चेंज करके उसमें ऑपरेशन करना शुरू कर दिया जाता है। इस प्रकार से ना तो कोई हमारा वर्क स्टेशन आइडल होता है, ना कोई वर्कर आइडल होता है, और इन्वेंट्री तो फिर कटौती हो ही रही है। तो ओवरऑल हमारा सिस्टम अब एडवांटेज में आ जाता है। नेक्स्ट है 30 से 50% की अप्रत्यक्ष श्रम बचत। ठीक है, अभी जो इनडायरेक्ट लेबर है इसमें भी हमारी कटौती हो जाती है 30 से 50% के आसपास, क्योंकि जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वर्क हैं जैसे कि मशीन को ऑपरेशन करना या फिर असेंबली लाइन में, ठीक है, वर्कर्स की आवश्यकता होती है, इन सब में जो फ्लेक्सिबिलिटी है इसकी वजह से 30 से 50% की कमी हो जाती है, अर्थात इन वर्कर्स की संख्या हम रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जो मेन टर्म ये है कि इसमें जो अस्वीकार किए गए या फिर हल्के ऑपरेशन वाले कार्यों के लिए सरल विधि और लचीलापन उपलब्ध कराता है।
यानी जो अनएक्सपेक्टेड वर्क हैं या फिर हम जिसे नहीं चाहते हैं उसके लिए बहुत ही सिंपल टर्म्स के द्वारा आसानी से वर्क ऑपरेशन किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार हम सेटअप और वर्क पीस को आसानी से कर सकते हैं और ऑफलाइन लेआउट बना सकते हैं, ठीक है, जबकि मशीन टूल से धातु को काट रहे होते हैं, अर्थात जब उस समय वो वर्किंग हो रही होती है तो उसी के साथ हम अन्य कार्य भी आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा है हमारे पास नेक्स्ट परिसंपत्ति का 80 से 90% तक उपयोग में वृद्धि। यानी अब चूँकि इन्वेंट्री कार्य जैसे हमारे पास वर्क जो थे उनकी मात्रा रिड्यूस हो गई है, तो फिर उन सारे कार्यों को हम अपने अन्य कार्यों में यूज कर लेते हैं। परिसंपत्ति उपयोग में वृद्धि होता है क्योंकि उपकरण विपरीत ऑपरेटिंग परिस्थितियों और सही उपकरण संतुलन के आधार पर दिन में 7 दिन और 3 सप्ताहों के लिए हल्के कार्य संचालित कर सकते हैं। तो एफएमएस से स्वचालित नियंत्रित कंप्यूटर 24 घंटे प्रतिदिन ऑपरेशन करने में सक्षम होते हैं। यानी जो ऑटोमेटेड प्रणाली होती है उसको भी एफएमएस प्रोसेस क्या करता है, इम्प्रूव करता है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ऑटोमेशन की तरफ ले जाता है, ठीक है। कार्य प्रक्रिया हमारी दिन रात चल सकती है और इससे हमारा जो प्रोडक्शन वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 40 से 50 की फ़र्श की जगह में कमी, ठीक है, और इसके साथ ही फ़र्श की जगह को कम किया जा सकता है। इस प्रकार एक नए प्लॉट का वास्तविक आकार और लागत बहुत कम किया जा सकता है। इसके विपरीत प्रक्रिया और पूर्ण सूची में काम करने के लिए आवश्यक स्थान की मांग कम हो जाती है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हमारा फ्लेक्सिबल है, तो अब पहले क्या होता था, हमारे अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग मशीन्स की आवश्यकता है और उस मशीन के आसपास वर्क पीस इनको स्टोर करने के लिए, क्योंकि कुछ प्रोसेस वर्किंग प्रोसेस होते हैं, वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री मेनली ये जो वर्क स्टेशंस होते हैं इनके आसपास ही कर दिए जाते हैं। इन सब कार्यों के लिए हमें अधिक फ्लोर एरिया की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन जो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है इसके कारण इन वर्क एरियाज की आवश्यकता नहीं रहती और इस प्रकार से हमारा जो ये मैन्युफैक्चरिंग ग्राउंड है उसकी एरिया कम की जा सकती है, ठीक है। और नए अगर हम प्लांट बना रहे हैं तो वहाँ पर उनकी साइज़ को कम मात्रा में आसानी से डिज़ाइन किया जा सकता है। यानी वास्तविक आकार अगर कम है तो कम आकार में कम लागत के साथ हम नए प्लांट को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल हम यहीं तक देखते हैं, यानी मेनली इसमें हमने फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल्स देखा था। इसके अलावा किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में फ्लेक्सिबिलिटी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो चेंजेस करते हैं वो हमने देखा मेनली 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो इंटरनल होंगे या एक्सटर्नल होंगे, और इन चेंजेस का प्रभाव हमारे ऑब्जेक्ट्स पर और मशीनों पर पड़ता है। इसके अलावा हमने देखा था कि अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग यानी कि अगर जो हमारा प्रोसेस है इसको अगर फ्लेक्सिबल बनाते हैं और उसके लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर इससे हमें एडवांटेजेस क्या क्या हैं, यानी कुछ इसमें किसी प्रोसेस में फ्लेक्सिबिलिटी या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंतर्गत फ्लेक्सिबिलिटी को जनरेट करने के लिए या फ्लेक्सिबिलिटी इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये सारी बातें हमने इसमें देखा था, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू सो मच।